नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर वेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सिल्वर वेंडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है शादी की 25वीं वर्षगांठ। आखिर में लेखक शादी की 25वीं वर्षगांठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देने का प्रयत्न करते हैं, यह इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। मूल रूप से हम ये देखते हैं, इस पाठ में दो विचारधाराओं का आपस में संवाद दिया गया है। एक तरफ आधुनिक विचारधारा और दूसरी तरफ सदियों से चलने वाले आधुनिक एवं परंपरावादी विचारधारा। एक ही परिवार में दोनों विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। यशोधर बाबू जो उस परिवार के मुखिया हैं, जो परंपरावादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, वही उनके 3 लड़के, 1 लड़की, साथ ही साथ लड़कों के प्रभाव में आने के कारण उनकी जो औरत हैं वह भी आधुनिकता की विचारधारा में इस तरह से रंगी हुई हैं कि उस परिवार, संयुक्त परिवार होते हुए भी उस परिवार में दो विचारधाराएं अपने अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने के प्रयत्न में एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मनोहर श्याम जोशी जी इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि एक पिता अपने 4 बच्चों का परवरिश, पालन पोषण, भरण पोषण कर सकता है। हर एक पिता यह सोचता है कि उसके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा पाएँ, अच्छे संस्कार में रहें और उन्हें किसी प्रकार के जीवन में समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, जब आनंद फानंद बड़े सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की जो चीज़ें हैं उस पर वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें अपने माता पिता की वजह से अपने सोसाइटी में अब हेयता कहें या अपना चाहे आप हेयता कहें चाहे अपमान कहें, ऐसा उन्हें प्रतीक महसूस होता है। सभी लोगों की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पाठ में जिन परिवारों का चर्चा हो रहा है उसके माध्यम से हमें जोशी जी कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम देखें। इसके पहले हम देखते हैं वीडियो में कि किसंदा के सौजन्य से यशोधर बाबू को नौकरी मिलती है और यशोधर बाबू के माता पिता बचपन में मर जाने के कारण, काफ़ी कम ही उम्र में घर गृहस्थी का जिम्मेदारी आ जाने के कारण वह 10वीं पास करने के बाद वह काम धंधा करने के तलाश में वह अल्मोड़ा से दिल्ली जैसे शहर में आ जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात किसंदा नाम के, कृष्णा पांडे नाम के एक व्यक्ति से होती है जो बड़े नेक दिली इंसान होते हैं। वह चूँकि उनकी शादी तो हुई नहीं रहती है तो जो बच्चे भी काम के तलाश में दूर दराज गांव के एरिया से आते हैं, उन सबको अपने क्वार्टर में ठिकाना देते हैं और कहते हैं मिलकर लाओ, मिलकर बनाओ और खूब खाओ। इस तरह से यशोधर बाबू की मुलाकात उनसे होती है। वह उनका अपने दफ्तर में लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उम्र इतनी कम होने के कारण उन्हें अपने दफ्तर में भी नहीं लगा पाते हैं। तत्पश्चात वह उन्हें एक रसोइया के काम में अपने दफ्तर में लगाते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है अपने दफ्तर में लगा लेते हैं। आज वही किसंदा रिटायर होने के बाद आज उन्हीं की कुर्सी पर यशोधर बाबू बैठे हुए हैं और अपने जीवन के आदर्श और किसंदा को ही मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों का अनुसरण करते हैं। इस तरह से इस पाठ में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हमेशा उनकी औरत उन्हें इस बात के लिए कोसती रहती है कि आपने ज़मीन तो लिया नहीं, कई जगह से ऑफर आ रहे थे ज़मीन ले लो, लेकिन आप तो लिए नहीं। सरकारी क्वार्टर जब जमा हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। आपको विश्वास था कि आपका बड़ा लड़का आपकी दफ्तर में को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आपका लड़का तो सख्त मना कर दे रहा है कि वह आपके दफ्तर में काम करेगा नहीं।
इस तरह से गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। हम मानते हैं गांव में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन गांव का भी तो मकान एकदम टूट चुका है और फिर वहाँ उस मकान में कई लोगों का हिस्सा है और फिर उसका मरम्मत कराना सब कितना कोई जिम्मेदारी लेगा। यशोदा जी को अच्छी तरह समझते हैं, यशोदा जी अच्छी तरह समझते इस बात को। बच्चे बहस में अब यह तर्क दोहराते हैं कि उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी कहते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अभी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। पत्नी कहती हैं, यशोधर बाबू यह कहते हैं मेरा कोई लड़का सरकारी नौकरी हमारे दफ्तर में आ जाएगा तो यह क्वार्टर उसी के नाम पर इलाज करा लूँगा, फिर क्वार्टर खाली नहीं करना पड़ेगा। पत्नी कहती ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए ना। यह यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह के सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। कहते हैं सब तरह के सोचने वाले लोग हमारी बिरादरी में नहीं होते और इस तरह से वो कहते हैं सब तरह के सोचने वाले लोग हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। और यशोधर बाबू इस तरह से यह बताने का प्रयास करते हैं कि अभी पत्नी द्वारा भविष्य का जब बार बार ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि यदि आपका लड़का आपकी नौकरी ज्वाइन नहीं किया, आपके दफ्तर में काम नहीं किया तो क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो वह कहते हैं कि इस तरह का सोचने वाले सभी लोग हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। और इस तरह से यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं सब तरह सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो ये कई तरह के सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं और इस तरह से कहकर नकली सी हंसी हंसते हैं। और इस तरह से जब वो नकली सी हंसी हंसते हैं, जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू की इस नकली हंसी हंसने के लिए बात कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बीड़ा मंदिर को तेज कदम बढ़ाए। आज फिर वह बीड़ा मंदिर की तरफ जा रहे हैं और तेज कदम बढ़ाते हैं और फिर कदवाएँ और लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और 80 का फूल चूटियाँ में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा बैठे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोदा जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से भीतर ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहें। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना चाहिए कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो न।
यशोदा बाबू को सबसे बड़ी बात इस बात की दुख है, उनके बच्चे अब उनसे किसी प्रकार की राय मशक्क़त नहीं लेते। यशोदा बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, इस तरह से गीता महिमा सुनो। होता क्या है, सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा। जैसे प्रवचन करने वाले महात्मा ने जनार्दन शब्द का उल्लेख किया, उन्होंने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया है, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके बच्चे उन रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहते जो कम पढ़े लिखे हो, अर्थात धनी न हो। फिर पत्नी बच्चे पसंद है, सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वदा मूर्खतापूर्ण है। यशोदा जी ने खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू ने कहना पड़ा, कभी तुम्हारे बप्पा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोदा जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा था। सैप मतलब स्वाभिमान। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है कि अगर सही कहना कि यशोदा जी स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर बाबू को देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को क्या होता है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी कहानी बातों को अपनी आँखों देखी यादें बना डालती। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं। जो जान पाते कौन से रिवाज निभ सकते हैं, जो जान पाते कौन से रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के। क्या थे जन्म के? आप देखिए, जन्म के क्या थे? बूढ़े। अब बूढ़े क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने शादी नहीं किया। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? पत्नी पूछ रही है, क्या सुर लगा उनका बुढ़ापा तुम खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा। हमने 2 सिनेमा देखते थे, हफ्ते में 2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे। गज़ल हुई है और सागल के गाने। यशोदा स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल या बगैर बाह का ब्लाउज पहना, तुम बुढ़ी हो गई हो लेकिन बिना बाह का ब्लाउज पहन रही हो। या रसोई से आकर दाल भात खा लेना, या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दी हो। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग का कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। मैं किसी के जीने पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों का भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी के जीवन पर पक्षपात नहीं करना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तभी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोदा जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने का सही विधि सीखें। साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरे ये चीज़ें वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर फार फार्म द मैडिक क्राउन समझें। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाशी बुजुर्गवार किशनदास के शब्दों में उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कह सकते, कहकर उनकी तरफ ही अपनी झेपी सी नकली से हंस देते हैं। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे, यशोदा बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते थे। स्वयं किशनदास हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना, हेल्दी वेल्दी इज वाइज बन रहा है न भाव, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदास ने रोज़ सुबह झकझोर कर उठाया और साथ शहर में ले जाना शुरू किया और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब किशनदास ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू के अच्छा लगता था कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदास से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदास कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते यशोधर बाबू। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ तक कि यशोधर बाबू कभी कभी यशोधर बाबू ने किशनदास को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदास की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह शहर के निकलने किशनदास की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊँ धारण किए हुए और हाथ में एक छड़ी लिए हुए। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पटशिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदास के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नू के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ पहनने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को यही सब आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। इस तरह से हम देखते हैं
उत्साह नहीं रह गया है। आप इस तरह से हमें यहाँ देखते हैं कि किशनदास किस तरह से यशोदा जी चाहते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि किशनदास के जो परिचित चीज़ें हैं वह सब चीज़ों को वह यशोधर बाबू अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भी प्रयास करते हैं। और इस तरह से